हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 हिस्ट्री का 9वां अध्याय राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। इसमें आपको बहुत सारे क्रांतिकारी के नाम भी पढ़ने को मिलेंगे। गांधी जी के बारे में इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा, चित्तरंजन दास के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा और जो भी घटना होती है स्वतंत्रता के लिए, स्वतंत्रता संग्राम के लिए, वो सब सारी जो यहाँ पर आपको पढ़ने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से बहुत ही सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि यहाँ से जो है हर बार क्वेश्चन बनते ही हैं, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा गया है पहले ही, जो यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है प्रदर्शनकारियों पर जो है क्या करते हैं, आंसू गैस के गोले छोड़ रही है पुलिस। आंसू गैस की गोली छोड़ रही है ताकि वो जो भीड़ है जो इधर उधर तितर बितर हो जाए। देखिए यहाँ पर पिछले अध्याय में जो हम पढ़ चुके हैं उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है, जो कि इस प्रकार है। भारतीय भूक्षेत्र पर अंग्रेजों का कब्जा और रियासत का अधिग्रहण आप पढ़े हैं। नए कानूनों और प्रशासकीय संस्थाओं की शुरुआत, किसानों और आदिवासियों की जिंदगी में बदलाव, 19वीं सदी में आए शैक्षणिक बदलाव, महिलाओं की स्थिति से संबंधित वाद विवाद, जाति व्यवस्था को चुनौतियाँ, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार, 1857 का जो है विद्रोह और उसके बाद की स्थिति, और उसके बाद अंतिम है हस्तकलाओं का पतन और उद्योगों का विकास। इन सब के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इन मुद्दों के बारे में आपने जो कुछ पढ़ा है उसमें जो है क्या आधार आपको ऐसा लगता है कि भारत के लोग ब्रिटिश शासन से असंतुष्ट थे? हम पहले भी पढ़ चुके हैं और संतुष्ट थे, तभी तो 1857 की क्रांति हुई। उससे पहले नील विद्रोह हुआ, उससे पहले जो है आदिवासियों का विद्रोह हुआ। ये सब जो है, ये सब आप पढ़े हैं। तो चलिए, यदि हाँ, तो विभिन्न समूह और वर्ग क्यों असंतुष्ट थे? यहाँ पर हम पहले पढ़ेंगे क्या, तो राष्ट्रवाद का उदय। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको बार-बार हम बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि ये बहुत ही आपके लिए और सबके लिए जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इससे आपको आधुनिक भारत की एक जो है पूरी जो यहाँ पर समझ जो है इस चैप्टर से आपको होगी, किस प्रकार से कैसे भारत छोड़ो आंदोलन होता है, कैसे साइमन गो बैक के नारे लगते हैं, उसके जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। ये सब जो है इसी चैप्टर में आपको पढ़ने को मिलेंगे। तो चलिए यहाँ से हम पढ़ना शुरू करते हैं, जो कि इस प्रकार है कि राष्ट्रवाद का उदय। उपरोक्त बदलावों में लोगों को एक अहम सवाल के बारे में सोचने के लिए विवश कर दिया। यह देश क्या है और किसके लिए है? इसका जवाब धीरे-धीरे इस रूप में सामने आया। भारत का मतलब है यही भारत का मतलब है यहाँ की जनता भारत। भारत का क्या मतलब है? यहाँ की जनता भारत। यहाँ रहने वाले किसी भी वर्ग, रंग, जाति, पंथ, भाषा या जेंडर वाले तमाम लोगों का घर है। यहाँ पर जो भी रंग है, चाहे वो कोई भी जाति को हो, रंग का जैसा भी रंग हो, पंथ जो भी हो, भाषा जैसा भी हो, वो वहाँ पर रह रहे हैं, उनका घर है ये। यह देश और इसके सारे संसाधन और इसकी सारी व्यवस्था उन सभी के लिए है, जब जो है ये सारी जो भी व्यवस्थाएँ उन सभी के लिए हैं जो यहाँ पर रह रहे हैं, चाहे वर्ग उनका कोई भी हो, जाति उनकी कोई हो, पंथ, भाषा, जेंडर जो भी हो, कोई भी हो सकता है, वो यहाँ पर तमाम लोग जो हैं रहते हैं। आगे है, यह देश और इसके सारे संसाधन और यहाँ के जो ये जो देश है, भारत देश है, और जो भी यहाँ पर संसाधन है, चाहे खनिज हो, चाहे रहन-सहन की जो भी व्यवस्थाएँ वो उनके पास है, वो सारी जो व्यवस्थाएँ हैं, उनके लिए हैं। इस जवाब के साथ ये एहसास भी सामने आया कि अंग्रेज भारत के संसाधनों का वो यहाँ के लोगों की ज़िंदगी पर कब्ज़ा जमाए हुए हैं, और यहाँ पर आप पहले भी पढ़ चुके हैं धीरे-धीरे कैसे एक व्यापारी से वो जो है औपनिवेशिक बनाता है, और यहाँ पर जो है राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक हर तरह से जो है
नियंत्रण करते चले जाता है अंग्रेज। और जब तक यह नियंत्रण खत्म नहीं होता, यहाँ भारत के लोगों का, भारतीयों का नहीं हो सकता। यह जो है जब तक नियंत्रण खत्म नहीं हो सकता है, हो जाता है, तब तक है क्या, भारत यहाँ के लोगों का और भारतीयों का नहीं हो सकता है। आगे है, यह चेतना 1850 के बाद राजनीतिक संगठनों में साफ दिखाई देने लगती है। 1870 और 80 के दशकों में राजनीतिक संगठनों में यह चेतना और गहरी हो चुकी थी। इनमें से ज़्यादातर संगठनों की बागडोर वकील यादी अंग्रेजी शिक्षित पेशेवरों के हाथों में थी। किनके? जो वकील होते थे, जो अंग्रेजी जानते थे, उनके हाथों में थी। पुनः सार्वजनिक सभा, ये सब अब जो भी पॉइंट आप पढ़ेंगे वो याद रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पुनः सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, ये सब जो संगठन थे। मद्रास महाजन, मुंबई रेजिडेंसी एसोसिएशन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आदि जो है इस तरह के प्रमुख संगठन थे। पुनः सार्वजनिक सभा नाम पर गौर देखिए, यहाँ पर देखने के लिए करता है, जो उस पे गौर रखिए। देखिए, का मतलब होता है सब लोगों का या सबके लिए। सार्वजनिक का क्या मतलब होता है? सब लोगों का या सबके लिए। सर्व मतलब सभी, जनिक मतलब लोगों का, और इसी प्रकार हो गया सार्वजनिक। सार्वजनिक का मतलब हो गया सभी लोगों के लिए या सबके लिए। हालाँकि इनमें से बहुत सारे संगठन देश के ख़ास हिस्सों में काम कर रहे थे, और जो ये संगठन थे बहुत सारे, ये जो देश के बहुत हिस्सों में ये काम कर रहे थे। लेकिन वे अपने लक्ष्य को भारत के सभी लोगों का लक्ष्य बताते थे, और जो भी उनके लक्ष्य होते थे, ये जो कहते थे कि यही सभी भारत के लोगों का, भारतीय लोगों का लक्ष्य है। आगे, इनमें उनके मुताबिक उनके लक्ष्य किसी खास इलाके, समुदाय या वर्ग के लक्ष्य नहीं थे। वे इस सोच के साथ काम कर रहे थे कि लोग संप्रभु हो। यहाँ पर संप्रभु का मतलब है, संप्रभु मतलब होता है बाहरी हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्र रूप से काम जो है, स्वतंत्र रूप से कदम उठाने की क्षमता को क्या बोलते हैं? संप्रभु। संप्रभुता एक आधुनिक विचार और राष्ट्रवाद का बुनियादी तत्व होता है। ये संगठन इस धारणा से चलते थे, जो है ये जो संगठन था इसी धारणा से चलता था। भारतीय जनता को अपने मामलों के बारे में फैसले लेने की आज़ादी होनी चाहिए। जो भी फैसला आज जो आप देख रहे हैं, जो भी आपको कार्य करना होता है, आप खुद से करते हैं इत्यादि। उसी प्रकार के पहले भी मामले जो हैं, जो भी अपना कार्य होगा, जो भी अपने काम करने की इच्छा होगी, वो अपने आधार से करें, किसी का हस्तक्षेप ना हो। यहाँ पर देखेंगे 1870 और 80 के दशकों में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष और ज़्यादा गहरा गया। 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया गया। ये भी याद, ये क्वेश्चन पूछा गया है, कब किया गया आर्म्स एक्ट? तो 1878 में, जिसके ज़रिए भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया। ये जो है यहाँ पर 1878 में भारतीयों के पास जो हथियार थे उनको क्या कर लिया गया? तो छीन लिया गया। याद रखेंगे आर्म्स एक्ट कब पारित किया गया? तो 1878 में। ये जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी पारित किया गया, और इसी समय जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया। दोनों को याद रखेंगे, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। 1878 आर्म्स एक्ट और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट दोनों ही पारित कर लिया गया, और इसमें जो है सरकार की आलोचना करने वाले जो होते थे, सरकार की आलोचना करने वालों को चुप कराया जा सके, और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से जो भी सरकार के आलोचना कर रहे थे प्रेस के माध्यम से, उसको चुप करने के लिए ये किया गया। इस कानून में प्रावधान था कि अगर किसी अखबार को कोई आपत्तिजनक चीज़ छपती है, मतलब कोई भी अखबार जो है आपत्तिजनक चीज़ छापता है, तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस जो है सहित सारी संपत्ति भी जब्त कर सकते हैं। और इस एक्ट के तहत अगर सरकार के खिलाफ आप कोई भी आपत्तिजनक चीज़ छाप देते हैं, तो के जो भी प्रिंटिंग प्रेस हैं, जो संपत्ति है, उन सारी की जो है ज़ब्ती हो जाती थी। 2 यहाँ पर पॉइंट आपको याद रखना है, एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, दूसरा कौन? आर्म्स एक्ट 1878। दोनों ही आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे है 1883 में
कब? तो 1883 में सरकार ने इलवट बिल लागू करने का प्रयास किया। ये कब? तो 1883 में। इसको लेकर काफ़ी हंगामा हुआ। इस विधेयक में प्रावधान क्या था कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमे चला सकते हैं। ये भी याद रखना है आपको। इलवट बिल कब लागू किया प्रयास किया गया तो 1883 में। इसमें क्या था? तो इसमें था कि अगर इस विधेयक में था भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकता है। जैसे यहाँ के जो न्यायाधीश होते थे, ब्रिटिश न्यायाधीश, वो भारतीय लोगों पर मुकदमा चलाते थे। उसी प्रकार जो है यहाँ के जो भी होते थे भारतीय न्यायाधीश, वो भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर क्या कर सकते हैं? तो मुकदमा चला सकते हैं, ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित की जा सके। इस कारण से ये जो है कानून लाने का प्रयास था। जब अंग्रेज़ों ने विरोध की जो जब अंग्रेज़ों के विरोध की वजह से सरकार ने यह विधेयक वापस ले लिया, तो भारतीयों ने इस बात पर जो है काफ़ी विरोध किया और जो है अंग्रेज़ के विरोध के कारण यह बिल जो है वापस हो जाता है। तो इसके बाद जो है भारतीयों ने भी इसका विरोध किया। इस घटना से भारत में अंग्रेज़ों में असली जो है रवैये का पता चलता था और इसी घटना से जो है कौन? तो इल्बर्ट बिल के कारण जो है भारतीयों की रवैये जो थी भारत के प्रति और अंग्रेज़ों के प्रति, इसके बीच की जो तुलना थी वो आप समझ सकते हैं। आगे है, पढ़े-लिखे भारतीयों ने एक अखिल भारतीय संगठन की ज़रूरत 1880 ईस्वी में समझी। कब? तो 1880 ईस्वी में। यहाँ आप देख सकते हैं अ, महसूस की जा रही थी, परंतु इल्बर्ट बिल ने इस चाह को और गहरा दिया था। 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों, ये यहाँ से लेकर आप याद रखेंगे कब? तो 1885 में। कितने प्रतिनिधि? तो 72। कहाँ? तो बम्बई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला किया। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पॉइंट हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 72 प्रतिनिधि भी पूछ लेता है और ईस्वी भी पूछ लेता है, जगह भी पूछ लेता है, ये सब आपको याद रखना है। कहाँ पे? तो बम्बई में। कब? तो 1885 में। कितने प्रतिनिधि? तो 72 प्रतिनिधि। और किसकी स्थापना होती है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। आगे है, संगठन के प्रारंभिक नेता कौन-कौन थे? तो इनको भी आप याद रखें क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। पहले थे प्रारंभिक नेता दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बहादुरुद्दीन तैयबजी और डब्ल्यू.सी. बनर्जी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, एस सुब्रमण्यम अय्यर एवं अन्य बहुत सारे थे। प्रायः बम्बई और कलकत्ता के ही थे। ये सब जो है प्रायः सभी बम्बई और कलकत्ते के ही थे। नौरोजी व्यवसायी और प्रचारक थे। नौरोजी क्या थे? व्यवसायी और प्रचारक थे। वे लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे थे। ये भी पूछा गया है जो ब्रिटिश संसद के सदस्य कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। आगे उन्होंने युवा राष्ट्रवादियों का समर्थन जो है राष्ट्रवादियों का मार्गदर्शन किया। सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर ए.ओ. ह्यूम ने भी विभिन्न क्षेत्रों के भारतीयों को निकट लाने की जो है अहम भूमिका निभाई। यहाँ पर आपको पता है कि किनके द्वारा कांग्रेस की स्थापना की गई? तो ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। प्रचारक क्या होता है? प्रचारक ऐसा व्यक्ति जो सूचनाओं के प्रचार, रिपोर्टर्स, बैठकों में भाषण आदि के ज़रिए किसी खास विचार का जो है प्रचार-प्रसार करता है, उसको क्या बोलते हैं? तो प्रचारक। ये जो देख रहे हैं चित्र के माध्यम से दादा भाई नौरोजी का जो यहाँ पर आपको चित्र दिया गया है। इनकी जो पुस्तक है, इनकी पुस्तक को आप याद रखेंगे क्योंकि इनकी पुस्तक से आपको बहुत बार यहाँ के जो इनके जो द्वारा पुस्तक लिखी गई है, बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। दादा भाई नौरोजी की जो पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में ब्रिटिश शासन की आर्थिक परिणामों की बहुत तीखी आलोचना की गई है। इसमें भी ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि दादा भाई नौरोजी की जो भी जो पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किनकी आलोचना की गई है? तो अंग्रेज़ों की जो ब्रिटिश शासन की आर्थिक परिणामों की जो है उन्होंने आलोचना की है। यहाँ पर ये आपको पूर्ण रूपेण इनके बुक की जो नाम है उसको भी याद रखना है और किनकी आलोचना हुई है इनको भी याद रखना है। अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया।
आगे ही इनके बारे में हम पढ़ेंगे तो इनका यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। पहला स्रोत है कांग्रेस किसके पक्ष में बोलने का प्रयास कर रही थी? जनवरी 1886 में द इंडियन मिरर नामक अखबार ने लिखा, यहाँ पर इसको भी याद रखेंगे, इंडियन मिरर नामक अखबार है कब? तो जनवरी 1886 में। मुंबई में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस हमारे देश की भावी संसद का केंद्रक है और यह हमारे देशवासियों के लिए अकल्पनीय रूप से लाभकारी परिणामों को जन्म देगी। बदरुद्दीन तैयबजी ने 1887 में अध्यक्ष की हैसियत से कांग्रेस को संबोधित करते हुए कहा, यहाँ पर बदरुद्दीन तैयबजी की जो कब उन्होंने अध्यक्षता की है, ये भी याद रखेंगे। ये पहले मुस्लिम थे और 1887 में इनका जो है नाम आपको याद रखना है। 1887 में इन्होंने अध्यक्षता की, बदरुद्दीन तैयबजी। और जो है इन्होंने क्या कहा, तो यह कांग्रेस भारत के किसी एक वर्ग या समुदाय के प्रतिनिधियों से मिलकर नहीं बनी है, बल्कि यह भारत के सभी समुदायों का संस्था है। ये याद रखेंगे, इनके द्वारा ये जो भी कथन दिए गए हैं, इन्होंने जो भी कहा है, ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे है उभरता हुआ राष्ट्र। इस इस चैप्टर को हम बार-बार इसलिए कह रहे हैं, आपको बार-बार इसको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से हर बार क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से बार-बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से अभी तक जितने भी पढ़े हैं आपको 1-2 पन्ने जो आप पढ़े हैं, यहाँ से अभी तक 4-5 क्वेश्चन आप याद रख सकते हैं कि ये सब पूछा गया क्वेश्चन है। उभरता हुआ राष्ट्र। उभरता हुआ राष्ट्र क्या है? अक्सर कहा जाता है कि अपने अपने पहले 20 सालों में कांग्रेस अपने उद्देश्य और तरीकों में लिहाज से मध्यमार्गी पार्टी थी। मतलब कह रहा है कि अपने 20 वर्ष के साल में जो है वह जो है कांग्रेस जो थी वह मध्यमार्गी पार्टी थी। मध्य रूप से वो चल रहे थे। इस दौरान कांग्रेस ने सरकार और शासन में भारतीयों को और ज़्यादा जगह दिए जाने के लिए आवाज़ उठाई। कांग्रेस का आग्रह था कि विधान परिषदों में भारतीयों को ज़्यादा जगह दी जाए। परिषदों को ज़्यादा अधिकार दिए जाए, यहाँ पर दिए जाएँ और जिन प्रांतों में परिषदें नहीं हैं, वहाँ उनका गठन किया जाए। कांग्रेस चाहती थी कि सरकार में भारतीयों को भी ऊँचे पद दिए जाए। इस काम के लिए उसने मांग की कि सिविल सेवा के लिए लंदन के साथ-साथ भारत में भी परीक्षा आयोजित की जाए। किसको? अंग्रेज़ों से सरकार से उन्होंने क्या कहा? तो सिविल सेवा की जो परीक्षा लंदन में हो रही है, उसको भारत में भी आयोजित की जाए। निरस्त करना क्या होता है, उसके बारे में हम पहले पढ़ते हैं। तो निरस्त होता है किसी कानून को समाप्त करना। किसी कानून की वैधता अधिकृत रूप से समाप्त करना ही निरस्त कहलाता है। यहाँ पर शासन व्यवस्था में भारतीयकरण की मांग नस्लवाद के खिलाफ चल रहे आंदोलन का एक हिस्सा थी, क्योंकि तब तक ज़्यादातर महत्वपूर्ण नौकरियों पर गोरे अफसरों की ही कब्जा था और उनके ही कब्जे थे। अंग्रेज आमतौर पर यह मानकर चलते थे कि भारतीयों को जिम्मेदारी भरे पद नहीं दिए जा सकते, क्योंकि अंग्रेज अफसर अपने भारी भरकम वेतन का एक बड़ा हिस्सा ब्रिटेन भेज देते थे। इसलिए लोगों को उम्मीद थी कि भारतीयकरण से यहाँ की धन संपत्ति भी कुछ हद तक भारत में रुकने लगेगी। भारतीयों की मांग थी कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जाए और आर्म्स एक्ट को निरस्त किया जाए और अभिव्यक्ति व बोलने की स्वतंत्रता जो है उनको दी जाए। आगे है, शुरुआती सालों में कांग्रेस ने कई आर्थिक मुद्दे उठाए। उसका कहना था कि भारत में ब्रिटिश शासन की वजह से ही गरीबी और अकाल पड़ रहे हैं। बढ़ते लगान के कारण काश्तकार और ज़मींदार जो है विपन्न हो गए थे और अनाजों के भारी निर्यात की वजह से खाद्य पदार्थों का अभाव जो है पैदा हो गया था। कांग्रेस की मांग थी कि लगान कम किया जाए, फौजी खर्चों में कटौती की जाए और सिंचाई के लिए ज़्यादा अनुदान दिए जाए। उसके नमक उसने नमक कर, विदेशों में भारतीय मज़दूरों के साथ होने वाले बर्ताव तथा भारतीयों के कामों में दखल-अंदाज़ी करने वाले जो हैं वन प्रशासन की वजह से वनवासियों की बढ़ती मुसीबतों के बारे में जो है बहुत सारे प्रस्ताव पारित किए।
इससे पता चलता है कि पढ़े-लिखे संपन्न वर्ग की संस्था होते हुए भी कांग्रेस केवल पेशेवर समूहों और जमींदारों और उद्योगपतियों के हक में ही नहीं बोल रही थी। यहाँ इतने जो पॉइंट दिए गए हैं ये भी सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। अब है आगे सोने की चाह में। यहाँ पर आप समझ सकते हैं दूसरा स्रोत है, इसमें है दिनशा वाचा नामक एक मध्यमार्गी नेता 1887 में नौरोजी को संबोधित करते हुए लिखा था। क्या लिखा? तो आजकल फिरोज शाह अपने निजी कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। वे वे लोग पहले ही काफ़ी अमीर हैं। भी जो है तेलंग साहब भी व्यस्त रहते हैं। मुझे समझ में नहीं आता अगर अभी लोग सोने की चाह में इतने व्यस्त रहेंगे तो देश की प्रगति कैसे हो सकती है? ये किनका है कथन? तो ये जो है दिनसो वाचा जो नामक एक मध्यमार्गी नेता था उनके द्वारा जो है ये नौरोजी को संबोधित किया गया लिखा हुआ पत्र है जो 1887 का है। दूसरा अब यहाँ पर देखेंगे तो मध्यमार्गी जो नेता थे जनता को ब्रिटिश शासन के अन्यायपूर्ण चरित्र से अवगत कराना चाहते थे। उन्होंने अखबार निकाले, लेख लिखे और यह साबित करने का प्रयास किया कि ब्रिटिश शासन देश को आर्थिक तबाही की ओर ले जा रहा है। उन्होंने अपने भाषणों में ब्रिटिश शासन की निंदा की और जनमत निर्माण के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में अपने प्रतिनिधि भेजे। लेकिन मध्य मार्गियों को ये भी लगता था कि अंग्रेज स्वतंत्रता व न्याय के आदर्शों का सम्मान करते हैं, इसीलिए वे भारतीयों को न्याय संगत मांगों को स्वीकार कर लेंगे। लिहाजा कांग्रेस का मानना था कि सरकार को भारतीयों की भावना से अवगत कराया जाना चाहिए। आगे स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये कथन आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से बहुत बार बाल गंगाधर तिलक की जो ये कथन है ये आपको याद रखना है। इनके जितने भी काम हैं इनको भी आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछ ये आपको ये कथन ही आपसे पूछ लिया जाता है। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, किनके द्वारा ये कहा गया है? तो आप याद रखेंगे ये जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है ये कहा गया है। यहाँ से आपको क्वेश्चन बनते हैं। आगे है 1890 के दशक में जो है दशक तक बहुत सारे लोग कांग्रेस के राजनीतिक तौर तरीकों पर सवाल खड़ा करने लगे थे। बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र में बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय जैसे नेता जो थे ज़्यादा आमूल परिवर्तनवादी उद्देश्य और पद्धतियों के अनुरूप काम करने लगे थे। याद रखेंगे कौन कहाँ के थे? तो बंगाल के कौन थे? तो बिपिन चंद्र पाल, पंजाब के कौन थे? बाल गंगाधर तिलक और महाराष्ट्र के कौन थे? तो लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। आगे है उन्होंने निवेदन की राजनीति के लिए नरमपंथियों की आलोचना की और आत्मनिर्भरता तथा रचनात्मक कार्यों को महत्व पर जोर दिया। ये तीनों इनको याद रखेंगे बाल जो है यहाँ पर बाल, पाल और लाल के नाम से भी जाने जाते हैं। पाल, बाल, लाल के भी नाम से ये तीनों जाने जाते हैं। यहाँ इसे भी ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। उनका कहना था कि लोगों को सरकार के नेक इरादों पर नहीं बल्कि अपनी ताकत पर भरोसा करना चाहिए। लोगों को स्वराज के लिए लड़ना चाहिए, तिलक ने नारा दिया। तिलक का नारा आप याद रखेंगे क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। स्वतंत्रता मेरा जो है जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये पूरा आपको याद रखना है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये किनका नारा था? तो ये जो है तिलक का नारा था, बाल गंगाधर तिलक। याद रखेंगे 3 हुए पाल, बाल और लाल। ये तीनों को आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। आगे है 1905। ये जो बाल गंगाधर तिलक की आप तस्वीर यहाँ पर देख सकते हैं। 1905 में कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। ये भी आप याद रखेंगे कब बंगाल का विभाजन होता है? तो 1905 में कौन था वायसराय? तो कर्जन था। यहाँ पर आपको यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं। कब हुआ? तो 1905 में। बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो 1905 में। 1905 में किसका विभाजन हुआ? बंगाल का। किसके द्वारा हुआ? तो कर्जन के द्वारा।
उस वक़्त बंगाल जो है ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था और ये जो है ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। बिहार और उड़ीसा के कुछ भाग भी उस समय बंगाल का हिस्सा थे। अंग्रेज़ों का कहना था कि प्रशासकीय सुविधा को ध्यान में रखते हुए बंगाल का बँटवारा करना ज़रूरी था, परंतु इस प्रशासकीय सुविधा का मतलब क्या है? इसको जो है इससे किसको सुविधा मिलने वाली थी? ज़ाहिर है ज़ाहिर है इसका ताल्लुक अंग्रेज़ अफ़सरों और व्यापारियों से के फ़ायदे से था। लेकिन सरकार ने गैर बंगाली इलाकों को अलग करने की बजाय उसके पूर्वी भागों को अलग करके असम में मिला दिया और उसके पूर्वी भाग को अलग किया और असम में मिला दिया, जो कि आज आप जानते हैं क्या है? तो बांग्लादेश है। और क्या हुआ? तो मिला दिया। पूर्वी बंगाल को अलग करके जो है अलग करने के पीछे अंग्रेज़ों का मुख्य उद्देश्य यह रहा होगा कि बंगाली राजनेता के प्रभाव पर अंकुश लगाया जाए और बंगाली जो है जनता को बाँट दिया जाए और इन कारण से जो है उनको अलग किया गया। आगे है बंगाल के विभाजन से देश भर में गुस्से की लहर फैल गई। मध्यमार्गी और आमूल परिवर्तनवादी जो है कांग्रेस ये सभी घर जो है दलों में इसका विरोध किया। विशाल जनसभाओं का आयोजन किया गया और जुलूस निकाले गए। जन प्रतिरोध के नए-नए रास्ते ढूँढे गए। इससे जो संघर्ष उपजा उसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है स्वदेशी आंदोलन कब हुए? तो 1905 में। क्यों? तो बंगाल विभाजन के कारण। और यहाँ पर आप याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि स्वदेशी आंदोलन कब होते हैं? तो 1905 में। किन कारण? तो बंगाल के विभाजन के कारण। और जो है इसका क्या नाम दिया गया? तो स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। यह आंदोलन बंगाल में सबसे ताकतवर था, परंतु इन इलाकों में भी इसकी भारी अनुकूल सुनाई दी। उदाहरण के लिए बीच को पढ़ेंगे उससे पहले हम यहाँ पर देख सकते हैं मेज़ पर अखबार पढ़ रहे हैं कौन? तो तिलक संपादन में निकलने वाली मराठी अखबार यहाँ भी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मराठी अखबार केसरी और ब्रिटिश शासन का जो है ये कट्टर आलोचक बन गया था। ये मराठी के जो है किस भाषा में? तो मराठी अखबार था केसरी। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। केसरी किस भाषा में था? तो मराठी भाषा में। किनके द्वारा? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है ये अखबार निकाला जाता था और ये जो है आलोचना करते थे किनका? तो अंग्रेज़ों का। यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन में जो है देख सकते हैं हज़ारों की हुजूम से लोग शामिल हुए हैं। हज़ारों की हुजूम है यहाँ पर। यहाँ पर देख सकते हैं उसके बाद है जो उसके बाद आपको उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं उदाहरण के लिए आंध्र के डेल्टा इलाकों में इसे वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है किन्हें जो है वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है? तो बंगाल विभाजन को है स्वदेशी आंदोलन को ही वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। आंध्र में कहाँ? तो आंध्र के डेल्टा इलाकों में। आगे है स्वदेशी आंदोलन ने ब्रिटिश शासन का विरोध किया और स्वयं सहायता स्वदेशी उद्यमों राष्ट्रीय शिक्षा और भारतीय भाषा के उपयोग जो है को बढ़ावा दिया। स्वराज के लिए आमूल परिवर्तनवादी ने जनता को लामबंद करने और ब्रिटिश संस्थाओं व वस्तुओं के बहिष्कार पर जोर दिया। कुछ लोग ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए क्रांतिकारी हिंसा के समर्थक थे। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में कई दूसरी महत्वपूर्ण घटनाएँ हुईं। 1906 में मुसलमान जमींदारों और नवाबों के एक समूह ने ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की गठन किया। ये गठन भी याद रखेंगे कब? तो 1906 कब होता है? तो मुसलमान के जो कहाँ पे? तो ढाका में। यहाँ पर जो है कुछ नवाबों और ज़मींदारों ने मिलकर एक लीग की स्थापना की। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना गठन किया गया। तो कब? तो 1906 में। तो कहाँ? तो ढाका में। यहाँ से 3-4 क्वेश्चन आपको मिल गए। लीग लीग ने लीग ने क्या किया? तो लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया और यहाँ पर किसने यहाँ भी यह क्वेश्चन पूछा गया है कि किसने बंगाल विभाजन का समर्थन किया? तो लीग ने किया। कौन? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने। ये कब इसकी स्थापना होती है?
तो 1906 में। कहाँ? तो ढाका में। ये सब आपको याद रखना है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लीग की मांग थी, आगे है लीग की मांग थी कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वासिका का जो है व्यवस्था किया जाए। 1909 में सरकार ने यह जो है मांग मान ली। और लीग की मांग क्या थी? जो अलग उनकी जो है लिए मुसलमानों के लिए अलग निर्वासिका का निर्वाचन के लिए व्यवस्था किया जाए, और 1909 में जो है अंग्रेजों ने यह मांग मान ली। अब परिषदों के जो है अब परिषदों में कुछ सीटें जो है मुसलमान उम्मीदवारों के लिए आरक्षित कर दी गई, जिन्हें मुस्लिम मतदाताओं द्वारा ही चुनकर भेजा जाना था। इससे राजनेताओं में अपने धार्मिक समुदायों के लोगों को अपना राजनीतिक समर्थन पाने का जो है लालच पैदा हो गया। ये जो क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक आपको बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। आगे है यहाँ पर आप देख सकते हैं लाला लाजपत राय का जो बैठे हुए हैं, ये जाने माने राष्ट्रवादियों में से एक थे। यह याचिका और निवेदनों की राजनीति का विरोध करने वाले आमूल परिवर्तनवादी के एक प्रमुख नेता थे। यह आर्य समाज के भी सक्रिय सदस्य थे। आगे है कि 1907 में कांग्रेस टूट गई। ये भी पूछता है कि कांग्रेस कब टूटी, कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? तो 1907 में। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। कब टूटी? तो 1907 में। मध्यमार्गी घरा बहिष्कार की राजनीति के विरुद्ध था। इन लोगों का मानना था कि इसके लिए बल प्रयोग की जो है आवश्यकता होती है, जो सही नहीं है। संगठन टूटने के बाद कांग्रेस पर मध्यमार्गी जो है का दबदबा बन गया, जबकि तिलक के अनुयायी बाहर से काम करने लगे। दिसंबर 1915 में दोनों खेमों में एक बार फिर एकता स्थापित हुई, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग की जो है एक बार फिर से एकता स्थापित होती है। अगले जो है अगले यहाँ पर आप समझेंगे कि कांग्रेस के गरम और नरम दल की जो खेमा थी, वो 1915 में दिसंबर में एक बार जो है पुनः स्थापित होती है। एक बार पुनः दोनों खेमा एकता के साथ आता है, दोनों एक साथ मिलता है। अगले साल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक लखनऊ समझौता पर दस्तखत 1916 में जो है कांग्रेस और लीग जो है दोनों एक साथ ऐतिहासिक समझौता कहाँ? तो लखनऊ में जो है दस्तखत करता है, और दोनों संगठन जो है एक बार फिर मिलकर काम करने का जो है फैसला करता है। काम करने का एक सरकार जो है प्रातिनिधिक सरकार के गठन के लिए मिलकर काम करने का जो है इन दोनों ने संगठनों ने देश के लिए एक फैसला किया। कब? तो 1916 में। याद रखेंगे 1916 में लखनऊ समझौता, 1916 में कब? तो लखनऊ समझौता। ये कितना बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसी में जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग की जो है दोनों की फिर एक बार जो गठन की जो प्रक्रिया है दस्तखत समझौतों के साथ होती है। दोनों एक साथ फिर आते हैं और सरकार के खिलाफ जो है लड़ने की जो आगे की प्रक्रिया है, दोनों फैसला करते हैं, साथ रहेंगे। लेकिन यहाँ पर आप पहले पढ़ेंगे तो आपको याद है कि गरम दर और नरम दर के बारे में आपको पढ़ना है, जो 1915 में दोनों खेमा एक साथ आता है। उसके अगले साल ही कौन? तो लखनऊ समझौता होता है, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है दोनों साथ आते हैं। अब आगे है क्रांतिकारी हिंसा। तो समाज में आमूल बदलाव लाने के लिए हिंसा का उपयोग करना। परिषद क्या था? प्रशासकीय, सलाहकारी या प्रातिनिधिक दायित्वों को निभाने वाली जो है मनोनीत या निर्वाचित संस्था। आगे आप देखेंगे जन राष्ट्रवाद का उदय। क्या है? तो आगे जन राष्ट्रवाद का उदय में आप पढ़ेंगे तो 1919 के बाद अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा संघर्ष धीरे धीरे एक आंदोलन में तब्दील हो गया। किसान, आदिवासी, विद्यार्थी, महिलाएं बड़ी संख्या में आंदोलन में जुड़ते गए। कई बार औद्योगिक मजदूरों ने भी आंदोलन में योगदान दिया। 20 के दशक से कुछ खास व्यवसायिक समूह भी जो है कांग्रेस के सक्रिय समर्थन में लगे थे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पहले युद्ध के
क्योंकि विश्व युद्ध से भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति जो है बदल दी थी। इस युद्ध की वजह से ब्रिटिश सरकार जो है भारत की रक्षा व्यय में भारी इज़ाफ़ा हुआ। ब्रिटिश सरकार की जो है भारत सरकार के रक्षा व्यय में क्या हुआ? बहुत ही इज़ाफ़ा हुआ। इस खर्चे को निकालने के लिए सरकार ने निजी आय और व्यावसायिक मुनाफ़े पर जो है कर बढ़ा दिया। सैनिक व्यय में इज़ाफ़े तथा युद्धक आपूर्ति की वजह से ज़रूरी कीमतों को जो है काफ़ी उन चीज़ों में भारी उछाल आया और आम लोगों की ज़िंदगी जो है मुश्किल होती गई। क्या हुआ जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो भारत की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति जो है पूरी तरह से बदल चुकी थी। इसमें युद्ध के लिए भारत सरकार की रक्षा व्यय में उसको क्या किया, बहुत इज़ाफ़ा किया। क्यों? तो उसको युद्ध लड़ना था, तो इसके लिए उन्होंने कर की जो व्यवस्थाएँ थी, जो कर होती थी, निजी आय जो व्यावसायिक होते थे, उस पे जो है उन्होंने कर बढ़ा दिया। इससे क्या हुआ तो जो भी आम लोगों की ज़िंदगी थी वो बहुत ही मुश्किल हो गई, जो भी ज़रूरत के सामान थे वो बहुत ही ज़्यादा उसके दाम बढ़ गए। दूसरी ओर व्यावसायिक जो समूह युद्ध में बेहिसाब मुनाफ़ा कमा रहे थे, जैसा कि हम आगे देखेंगे हम पहले पढ़े थे कि अध्याय 7 में कैसे वो सब व्यावसायिक लोग जो है मुनाफ़ा पूरा कमा रहे हैं। इस युद्ध में औद्योगिक वस्तुओं, जूट के बारे में, कपड़े के बारे में जो पूरी तरह से जूते के जो है तमिलनाडु में देखे थे जब अब जूते की जो माँग थी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और अन्य देशों में भारत आने वाले आयात में कमी ला दी गई। इस तरह युद्ध के दौरान भारतीय उद्योगों का जो है विस्तार हुआ और भारतीय व्यावसायिक समूह विकास के लिए और अधिक अवसरों की माँग करने लगे। युद्ध में अंग्रेज़ों को अपनी सेना बढ़ाने के लिए विवश किया। युद्ध ने क्या किया तो अंग्रेज़ों की सेना जो है अब बढ़ने के लिए उनको ज़रूरत हो गई। एक विदेशी युद्ध की खातिर गाँवों में सिपाहियों की भर्ती के लिए दबाव डाला जाने लगा। बहुत सारे सिपाहियों को दूसरे देशों में युद्ध के मोर्चों में भेज दिया गया। इनमें से बहुत सारे सिपाही युद्ध के बाद एक समझदारी लेकर लौटे कि साम्राज्यवादी शक्तियाँ एशिया और अफ्रीका के लोगों का किस तरह से शोषण कर रही हैं। फलस्वरूप ये लोग भी भारत में औपनिवेशिक शासन का विरोध करने लगे। इसके अलावा 1917 में रूस में क्रांति हुई। कब? तो 1917 में। इस घटना के चलते किसानों और दोनों के संघर्षों का जो है समाचार तथा समाजवादी विचार बड़े पैमाने पर फैलने लगे, जिससे भारतीय राष्ट्रवादियों को नई प्रेरणा मिलने लगी थी। यहाँ से आपको बहुत ही बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से आपको गांधी जी के आगमन से लेकर 47 तक के जो क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ आपको महात्मा गांधी का आगमन होता है, यहाँ से शुरू होता है महात्मा गांधी का आगमन। कब? तो 1915 में। अब शुरू करते हैं महात्मा गांधी के आगमन से। तो इन्हीं हालात में महात्मा गांधी एक जन नेता के रूप में सामने आए। गांधी जी 46 वर्ष की उम्र में 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। कब? तो 1915 में। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। वे वहाँ एक नस्लभेदी पाबंदियों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन चला रहे थे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी अच्छी मान्यता थी और लोग उनका आदर करते थे। दक्षिण अफ्रीकी आंदोलनों की वजह से उन्हें हिंदू, मुसलमान, फ़ारसी, ईसाई, गुजराती, तमिल और उत्तर भारतीय उच्च वर्गीय व्यापारी, वकील और मज़दूर सब तरह के भारतीयों से मिलने-जुलने का जो है मौका मिल चुका था। महात्मा गांधी ने पहले साल पूरे भारत जो है दौरा किया। पहले साल क्या किया? उन्होंने पूरे भारत का दौरा किया। इस दौरान वे यहाँ के लोगों, उनकी ज़रूरतों, हालात को लगे रहे और उनकी शुरुआती प्रयास चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद के स्थानीय आंदोलनों के रूप में आप जानते हैं। यहाँ पर आप एक चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, ये गांधी का चित्र है, ये गांधी जी का। यहाँ पर नटाल कांग्रेस की जो स्थापना जो है संस्थापक डरबन कहाँ? तो डरबन, दक्षिण अफ्रीका 1895। ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। नटाल कांग्रेस की स्थापना कब होती है? तो 1895 में। कहाँ होती है? तो डरबन में, दक्षिण अफ्रीका में। ये देख सकते हैं कि 1895 में अन्य भारतीयों के साथ महात्मा गांधी नस्ली भेदभाव का विरोध करने के लिए नटाल कांग्रेस का गठन किया था। क्या आप गांधी जी को पहचान सकते हैं? तो ये आप गांधी जी के चित्र को आप
देख सकते हैं बीच में। आगे हम पढ़ेंगे, इन आंदोलनों के माध्यम से उनका राजेंद्र प्रसाद वल्लभ भाई पटेल से परिचय हुआ। 1918 में जो है अहमदाबाद में उन्होंने मिल मजदूरों की हड़ताल का सफलतापूर्वक जो है नेतृत्व किया। और चंपारण का याद रखेंगे 1917। और उसके बाद एक तुरंत बाद जो है बाद में जो है जो मिल मज़दूर थे, उनकी हड़ताल के लिए जो है उन्होंने सफलतापूर्वक उनका नेतृत्व किया। कब? तो 18 में। उसके बाद हम देखेंगे तो 1919 से लेकर 1922 के बीच आंदोलन को कुछ इस तरह से हम पढ़ेंगे पढ़ेंगे रॉलेट सत्याग्रह, इसको रॉलेट एक्ट के नाम से भी जानते हैं। ये जो कब घटित हुई? तो 1919 में। यहाँ पर हम पढ़ेंगे 1919 में गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा हाल ही में पारित किए गए रॉलेट कानून के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया। यह कानून व्यक्ति की जो है स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने और पुलिस को और ज़्यादा अधिकार देने के लिए ये जो कानून जो है लागू किया गया था। पुलिस को और अधिकार देंगे और जो है व्यक्ति की जो अभिव्यक्ति है, जो स्वतंत्रता है, उनको अंकुश करने के लिए जो ये कानून बनाए गए थे। इसके लिए जो है गांधी जी ने क्या कहा कि इसके विरोध करने के लिए, इसके लिए सत्याग्रह करने के लिए जो है उन्होंने कहा। और महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना और अन्य नेताओं का मानना था कि सरकार के पास लोगों की बुनियादी स्वतंत्रताओं पर अंकुश लगाने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने इस कानून को शैतान की करतूत और निरंकुशवादी बताया। और उन्होंने क्या कहा? शैतान की जो है ये करतूत है और निरंकुशवादी ये उन्होंने कहा। गांधी जी ने लोगों से आह्वान किया कि इस कानून का विरोध करने के लिए 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में अपमान या याचना दिवस के रूप में मनाया जाए। ये भी आप याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। कब? तो 6 अप्रैल 1919 ईस्वी में उन्होंने क्या कहा कि इसको आप अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाइए, अपमान व याचना दिवस के रूप में जो है इसको बनाने के लिए उन्होंने कहा। और हड़तालें की जाए, जो है यहाँ पर हड़तालें भी की जाए और आंदोलन शुरू करने के लिए सत्याग्रह सभाओं का गठन किया गया। ये देख सकते हैं एक परिषद के रूप में युवा जो है यह जो है परिषद आप जो देख रहे हैं, वह परिषद जहाँ जनरल डायर के ने लोगों की सभा पर गोलियाँ चलाई थी। ये जलियांवाला बाग जो हत्याकांड आप जान रहे हैं, वही जगह यहाँ पर है। उन्होंने क्या किया था, यहाँ पर सभा हो रही थी और उन्होंने गोली चला दी थी। इस न जो है बाद के इस चित्र की में दीवार पर जो है बने गोलियों के निशान इस तरह जो है आप देख सकते हैं, इशारा कर रहा है कि कैसे गोली जो है, ये जो आप गोली देख रहे हैं, ये गोली की चित्र आपको इशारा करते हुए दिखाया जा रहा है। और हम पढ़ेंगे नाइटहुड क्या है? तो नाइटहुड होता है ब्रिटिश राजा या रानी की तरफ से किसी व्यक्ति को अप्रतिम व्यक्तिगत सफलताओं या जन सेवा के जो लिए उनको दी जाने वाली जो है ये उपाधि होती है। जो व्यक्तिगत सफलता हो या जन की सेवा जो आप कर रहे हैं उनके लिए ये पुरस्कार नाइटहुड राजा या रानी के लिए उनके द्वारा ब्रिटिश राजा रानी के द्वारा दी जाती थी। यहाँ पर इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद क्या होता है, तो रॉलेट सत्याग्रह जो है ब्रिटिश सरकार ने के खिलाफ जो है पहला अखिल भारतीय संघर्ष था। ये जो है रॉलेट सत्याग्रह क्या था? ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था। हालांकि यह मोटे तौर पर शहरों पर ही सीमित था। अप्रैल 1919 में पूरे देश में जगह-जगह जुलूस निकाले गए और हड़तालों का जो है आयोजन किया गया। सरकार ने इन आंदोलनों को कुचलने के लिए दमनकारी रास्ता अपनाया। बैसाखी 13 अप्रैल के दिन, कब? 13 अप्रैल भी याद रखेंगे, 13 अप्रैल 1919 कौन दिन था? बैसाखी का दिन था। के दिन अमृतसर में जनरल डायर द्वारा जलियांवाला बाग में किया गया हत्याकांड इसी दमन का हिस्सा था। यही रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो है यहाँ पर चल रहा था। अब सभा चल रही थी और 1919 बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को अमृतसर में जो है जनरल डायर के द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड का जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, यही रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो हुई थी।
याद रखेंगे, यहाँ पर आपको 3-4 याद रखना है। जनरल डायर, यहाँ पर आपको जनरल डायर ओ डायर नहीं बल्कि जनरल डायर का नाम याद रखना है। बहुत जगह जो है जनरल ओ डायर के नाम से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जनरल ओ डायर और जनरल डायर में दोनों में अंतर है, दोनों 2 हैं, इसीलिए याद रखेंगे। जनरल डायर यहाँ पर कब था, तो 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड का जो है यही जो है आदेश दिया था गोली चलाने के लिए। और यह जो है कौन दिन था, बैसाखी का दिन था। किनके खिलाफ जो है यहाँ पर बैठकें हो रही थी, तो रॉलेट एक्ट के लिए ये जो है ये सभा हो रही थी। और जो सभा में आपको गोली चलाने का आदेश जनरल डायर के द्वारा दिया गया। कब, तो 13 अप्रैल 1919 को। ये बैसाखी का दिन था। इसके कारण क्या होता है, तो ये नरसंहार जो था, नरसंहार ये जो जनसंहार पर रवींद्रनाथ टैगोर ने अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए नाइटहुड की जो है उपाधि लौटा दी थी। ये भी पूछा गया है किस कारण से नाइटहुड की उपाधि रवींद्रनाथ टैगोर ने लौटाई थी, तो जो है ये याद रखेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण उन्होंने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। आगे रॉलेट एक्ट जो है रॉलेट सत्याग्रह के दौरान लोगों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ हिंदुओं और मुसलमानों के बीच गहरी एकता बनाए रखने के लिए प्रयास किया। महात्मा गांधी भी यही चाहते थे। उनकी राय में भारत यहाँ रहने वाले सभी लोगों यानी सभी हिंदुओं, मुसलमानों और अन्य धर्मों के लोगों का देश है। उनकी गहरी आकांक्षा थी कि हिंदू और मुसलमान किसी भी न्यायपूर्ण उद्देश्य के लिए एक दूसरे का समर्थन करें। यहाँ पर तीसरा स्रोत आप पढ़ेंगे, तीसरा स्रोत में आपको मिलने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा? तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं पीरा का चिरंतन सिद्धांत। यहाँ पर अहिंसा अहिंसा और अहिंसा से गांधी जी का क्या आशय है था? गांधी जी का जो है अहिंसा से क्या आशय था? किसी भी संघर्ष अहिंसा किसी संघर्ष का आधार कैसे बन सकती थी, इस बारे में गांधी जी का क्या कहना था, वो जो है यहाँ पर लिखा गया है। इसमें ही उन्होंने कहा है कि प्रतिफल की मामूली सी भी इच्छा किए बिना लगातार अच्छे काम करते जाने से अहिंसा का जन्म होता है। और प्रतिफल की कोई इच्छा ना हो, लगातार आप काम करते रहिए, इससे क्या होता है, अहिंसा का जन्म होता है। यही अहिंसा का जो है अहिंसा का सबसे अमूल्य सबक है। दक्षिण अफ्रीका में मैंने अन्याय और अत्याचार को रोकने के उद्देश्य से पीरा के अत्यंत सिद्धांत को सीख लिया था। इसका आशय जो है सकारात्मक आशय अहिंसा से है। इसके लिए आपको किसी भी व्यक्ति के हाथों खुशी-खुशी पीड़ा सहने के लिए तैयार रहना चाहिए और आप किसी के प्रति दुर्भावना नहीं रखेंगे। यह तक यहाँ तक कि आपके साथ बुरा करने वाले के साथ भी नहीं। आपके साथ जो बुरा कर रहा है उसके साथ भी नहीं। ये महात्मा गांधी जो हैं कब कहे हैं, तो 12 मार्च 1938 को। अब देखेंगे तो खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन, यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन, जहाँ तक आप ये चैप्टर को आप जितने बार भी पढ़ेंगे उतना बार आपको फायदा होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है। खिलाफत का मुद्दा इसी तरह एक ज्वलंत मुद्दा था। 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान खलीफा पर बहुत सख्त संधि जो है थोप दी। कहाँ, तो तुर्की में अंग्रेजों ने क्या किया था, खलीफा के खिलाफ जो खलीफा वहाँ पर संधि थोप दिया। कब, तो 1920 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड की तरह इस घटना पर भी भारत के लोगों ने भारी गुस्सा था। और यहाँ पर भी जो है जलियांवाला बाग की जो गुस्सा था ही, तो इस घटना पर भी जो है भारत के लोगों पर बहुत ही गुस्सा था। भारत के लोगों को भी इस घटना से बहुत गुस्सा था। भारतीय मुसलमान यह भी चाहते थे कि पुराने ऑटोमन साम्राज्य में जो है स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण जो है बना रहना चाहिए। खिलाफत आंदोलन के नेता मोहम्मद अली और शौकत अली अब एक सर्वव्यापी और सहयोग आंदोलन शुरू करना चाहते थे। यहाँ पर याद रखेंगे दो नेता के नाम को आपको याद एकदम करना है, कौन कौन, तो मोहम्मद अली और शौकत अली।
ये क्या थे? खिलाफत आंदोलन के नेता थे। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं इनके बारे में। और गांधी जी ने क्या किया? तो गांधी जी उनके आह्वान का क्या किया? समर्थन कर दिया और कांग्रेस से आग्रह किया कि वह पंजाब में हुए अत्याचारों जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत के मामलों में हुए अत्याचार के विरुद्ध मिलकर अभियान चलाए और स्वराज की मांग करे। यहाँ से आपको ये याद रखना है। खिलाफत आंदोलन 1920 में होता है, इसमें गांधी जी समर्थन करते हैं। इसके 2 नेता थे, कौन से नेता? मोहम्मद अली और शौकत अली का नाम याद रखेंगे ये मुख्य रूप से। और क्यों हुआ? तो तुर्की में जो है सुल्तान जो खलीफा था, उनके उन पर क्या कर दिया गया? तो सख्त संधि जो उन पर थोप दी गई। ये जो है वहाँ पर चाहते थे, ये खलीफा लोग चाहते थे कि जो ऑटोमन साम्राज्य में जो स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर जो है खलीफा का नियंत्रण है, वो बना रहना चाहिए। लेकिन जो है अंग्रेज ऐसा नहीं चाहता था। इसके कारण जो है खलीफा आंदोलन होता है। उसके दौरान जो है खिलाफत आंदोलन होता है। आगे क्या होता है? तो आगे आप पढ़ेंगे तो 1921-1922 के दौरान असहयोग आंदोलन को और गति मिली। कब? तो 1921 और 22 को। हज़ारों विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल, कॉलेजों छोड़ दिए। मोतीलाल नेहरू, सी.आर. दास, श्री राजगोपालाचारी और आसफ अली जैसे बहुत सारे वकीलों ने वकालत छोड़ दी। कब? तो 1921-22 में। अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधियों को वापस लौटा दिया गया और विधानमंडलों का बहिष्कार किया गया। जगह-जगह लोगों ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई, मतलब उन्होंने जला दिया। 1920 से 22 के बीच विदेशी कपड़ों के आयात में भारी गिरावट आ गई। परंतु यह तो आने वाले तूफ़ान की सिर्फ़ एक झलक थी। यह जो क्या थी? तूफ़ान की एक सिर्फ़ झलक थी। देश के ज़्यादातर हिस्से एक भारी विद्रोह के मुहाने पर खड़े थे। लोगों की पहलकदमी। अब क्या है? लोगों की पहलकदमी। कई जगहों पर लोगों ने ब्रिटिश शासन का जो है अहिंसक विरोध किया, लेकिन कई स्थानों पर विभिन्न वर्गों और समूहों ने गांधी जी के आह्वान के अपने हिसाब से अर्थ निकाले और इस तरह के रास्ते अपनाए जो गांधी जी के विचारों से मेल नहीं खाते थे। सभी जगह लोगों ने अपने आंदोलनों को स्थानीय मुद्दों के साथ जोड़कर आगे बढ़ाया। आइए कुछ उदाहरण हम इस पर देखते हैं, कुछ उदाहरण इनके क्या हैं। तो गुजरात में खेरा गुजरात में पाटीदार किसानों ने अंग्रेज़ों द्वारा थोप दिए गए भारी लगान के खिलाफ अहिंसक अभियान चलाया। तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के भीतरी भागों में शराब की दुकानों में घेरेबंदी की गई। यहाँ पर घेरेबंदी कहाँ? तो आंध्र प्रदेश में। खेरा कहाँ? तो गुजरात में। यहाँ पर याद रखेंगे खेरा आंदोलन कहाँ होता है? गुजरात में। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में आदिवासी और गरीब किसानों ने बहुत सारे वन सत्याग्रह की। यहाँ पर आंध्र प्रदेश में जो है वन सत्याग्रह होते हैं। इन सत्याग्रहों में कई बार वे चराई शुल्क अदा किए बिना भी अपने जानवरों को जंगल में छोड़ देते थे। उनका जो है विरोध इसलिए था। अब घेराबंदी क्या होता है इसको पहले पढ़ लेते हैं। घेराबंदी लोगों को किसी इमारत या दुकानों में जाने से रोकने के लिए किया जाने वाला विरोध था। ये क्या था? घेराबंदी था। उसके बाद क्या होता है? क्यों हुआ उन्होंने छोड़ दिया था? इसका विरोध इसीलिए था क्योंकि औपनिवेशिक औपनिवेशिक सरकार ने वन संसाधनों पर उनके अधिकारों को बहुत सीमित कर दिया था। उन्हें यकीन था कि गांधी जी लगे उन पर जो ये लगे कर हैं, कम करा देंगे और वन कानूनों को ख़त्म करवा देंगे। बहुत सारे वन गाँवों में किसानों ने स्वराज का ऐलान कर दिया। बहुत सारे वन गाँवों में किसानों ने क्या किया? स्वराज का ऐलान कर दिया क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि गांधी राज जल्द ही स्थापित होने वाला है। अब देखिए महंत किसको कहते हैं और गैर कानूनी बेदखली क्या है? इसको हम पहले पढ़ लेते हैं। तो ये क्या है? सिख गुरुद्वारों के धार्मिक कर्ता-धर्ता किसको कहते हैं? महंत कहते हैं। और गैर कानूनी बेदखली क्या है? पटाईदारों को उनके पट्टे से जबरन और गैर कानूनी ढंग से निकाल देना। ये क्या है? गैर कानूनी बेदखली।
यहाँ पर पढ़ेंगे सिंध मौजूदा पाकिस्तान जो है वो क्या है सिंध है में मुस्लिम व्यापारी और किसान खिलाफत के आह्वान पर बहुत उत्साहित थे। बंगाल में भी खिलाफत और सहयोग के गठबंधन ने जबरदस्त सांप्रदायिक एकता को जन्म दिया और राष्ट्रीय आंदोलन को जो है नई ताकत प्रदान की। आगे पंजाब में सिखों के अकाली आंदोलन में अंग्रेज़ों की सहायता से गुरुद्वारों में जमे बैठे भ्रष्ट महंतों को हटाने के लिए जो है आंदोलन चलाया गया। यहाँ पर भ्रष्ट जो अंग्रेज़ों की सहायता से गुरुद्वारों में बैठे हुए महंत थे, उनको हटाने के लिए आंदोलन चलाया गया। अकाली आंदोलन यहाँ पर जो पंजाब में सिखों के अकाली आंदोलन ने अंग्रेज़ों की सहायता से गुरुद्वारों में जमे बैठे भ्रष्ट महंतों को हटाने के लिए जो है आंदोलन चलाया। यह आंदोलन असहयोग आंदोलन से काफ़ी घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ दिखाई देता था। असम में गांधी महाराज की जय असम में क्या लगाए तो गांधी महाराज की जय के नारे लगाते हुए चाय बागान मजदूरों ने अपनी तनख्वाह में इजाफे की मांग कर दी। उन्होंने अंग्रेजी स्वामित्व वाले बागानों की नौकरी छोड़ दी। उनका कहना था कि गांधी जी भी यही चाहते हैं। उस दौर के बहुत सारे असमिया वैष्णव गीतों में कृष्ण की जगह गांधी राज का जो है यशगान किया जाने लगा था। यहाँ पर देख सकते हैं महात्मा गांधी की जनता से उपजी एक छवि। आप देख सकते हैं यहाँ पर कृष्ण के राज जैसे कृष्ण के रूप में इनको दर्शाया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कृष्ण क्या है, कृष्ण है और उनके सारथी गांधी जी बने हुए हैं। ये स्वराज मंदिर के तस्वीर है। यहाँ पर आपको बहुत सारे नेतागण देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जनता से उपजी छवियों में भी महात्मा गांधी को अक्सर एक देवी शक्ति के रूप में दिखाया जाता था। इस तस्वीर में वह कृष्ण के सारथी बने हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं और ये जो है कृष्ण के सारथी बन के मार्गदर्शन कर रहे हैं। वह अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध में अन्य राष्ट्रवादी नेताओं का मार्गदर्शन जो है कर रहे हैं। जनता के महात्मा आगे क्या है जनता के महात्मा। इन उदाहरणों के आधार पर हम देख सकते हैं कि कई जगह के लोग गांधी जी को एक तरह का मसीहा, एक ऐसा व्यक्ति मानने लगे थे जो उन्हें मुसीबतों और गरीबी से छुटकारा दिला सकता है। गांधी जी टकरावों के बजाय वर्गीय एकता के समर्थक थे। परंतु किसानों को लगता था कि गांधी जी जमींदारों के खिलाफ उनके संघर्ष में मदद देंगे। खेतिहर मजदूरों को यकीन था कि गांधी जी उन्हें ज़मीन दिला देंगे। कई बार आम लोगों ने खुद अपनी उपलब्धियों के लिए भी गांधी जी को श्रेय दिया। उदाहरण के लिए एक शक्तिशाली आंदोलन के बाद जो है संयुक्त प्रांत अभी जो वर्तमान उत्तर प्रदेश है स्थित प्रतापगढ़ के किसानों ने पट्टेदारों की गैर कानूनी बेदखली को रुकवाने में सफलता पा ली थी। परंतु उन्हें लगता था कि यह जो है सफलता उन्हें गांधी जी की वजह से मिली है। कई बार गांधी जी का नाम लेकर आदिवासियों और किसानों ने भी कार्रवाइयाँ कार्रवाइयाँ भी की जो गांधीवादी आदर्शों के जो अनुरूप नहीं था। देखिए चौथा स्रोत है, चौथा स्रोत को हम पढ़ेंगे तो ये चौथा स्रोत में आपको पढ़ने को मिलेगा वही थे जिन्होंने प्रतापगढ़ में बेदखली रुकवाई थी। इलाहाबाद जिले में किसान आंदोलन का सीआईडी द्वारा जो तैयार की गई जनवरी 1921 की रिपोर्ट जो है इस प्रकार इस अंश में है। एक अंश इस प्रकार है कि दूर दराज के गाँव में भी गांधी जी के नाम का सिक्का चलने जो है लगा था। उन्हें देखकर अचंभा होता है। किसी भी किसी को भी पता किसी को भी पता नहीं है कि वह कौन है या क्या हैं। फिर भी सबने मान लिया है कि वे जो कहते हैं वह सही है और उनका जो भी आदेश है वह पूरा होना चाहिए। यह एक महात्मा या साधु, एक पंडित, इलाहाबाद के एक ब्राह्मण, यहाँ तक कि एक देवता है। उनके नाम की असली ताकत का अंदाज़ा
एक बात से लगाया जा सकता है कि प्रतापगढ़ के लोग मानते हैं कि उन्होंने ही बेदखली रुकवाई थी। आमतौर पर गांधी जी को लोग सरकार का विरोधी नहीं मानते, बल्कि केवल जमींदारों का विरोधी मानते हैं। हम गांधी जी और सरकार के पक्ष में हैं। आगे 1922 से 1929 की घटनाएँ। अब 1922 से लेकर 1929 की घटनाएँ को हम पढ़ेंगे। यहाँ भी आपको बहुत सारी ये जो चित्तरंजन दास के आपको तस्वीर यहाँ पर चित्र दिखाए गए हैं और इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। यहाँ भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं 1922 से 29 तक। देखिए अब जो है यहाँ पर महात्मा गांधी हिंसक आंदोलनों के विरुद्ध थे। इसी कारण जो है फरवरी 1922 में जब किसानों की एक भीड़ ने चौरी चौरा पुलिस कहाँ कब होती है तो फरवरी आप याद रखेंगे 4 या 5 फरवरी यहाँ पर देता है एक डेट आप 5 फरवरी को याद रखेंगे। ज़्यादातर 5 फरवरी आपको याद रखना है क्योंकि 5 फरवरी 1922 में जब किसानों की एक भीड़ ने चौरा चौरी पुलिस थाने पर हमला कर दिया, उसे जला दिया तो गांधी जी ने क्या किया? तो गांधी जी ने अचानक असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। कब? तो 1922 में ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। कब? तो ये भी डेट के साथ भी पूछा जाता है कि चौरा-चौरी आंदोलन जो है कब होते हैं? तो ये जो है चौरा-चौरी कांड कब होता है? तो ये जो है 1922 में होता है, फरवरी 1922 में 5 फरवरी 1922 उस दिन 22 पुलिस वाले जो है मारे गए। ये किसान इसलिए बेकाबू हो गए थे क्योंकि पुलिस ने उनके शांतिपूर्ण जुलूस पर जो है गोली चला दी थी। असहयोग आंदोलन खत्म होने के बाद गांधी जी के अनुयायी ग्रामीण इलाकों में रचनात्मक कार्य शुरू करने पर जोर देने लगे। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जैसे अन्य नेताओं की दलील थी कि पार्टी को परिषद चुनाव में हिस्सा लेना चाहिए और परिषदों के माध्यम से सरकारी नीतियों को जो है प्रभावित करना चाहिए। 20 के दशक के मध्य में गाँवों के लिए जो है एक व्यापक सामाजिक कार्यों की बदौलत गांधीवादियों को अपना जनाधार फैलाने में काफ़ी मदद मिली। 1930 में शुरू किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए यह जनाधार काफ़ी उपयोगी साबित हुई। ये भी पूछा जाता है असहयोग आंदोलन कब? तो 1922 और सविनय अवज्ञा आंदोलन कब? तो 1930। आगे हम पढ़ेंगे यहाँ पर चित्तरंजन दास की तस्वीर जो देख रहे हैं, ये जो है स्वतंत्रता आंदोलन में चित्तरंजन दास एक मुख्य नेता थे। वह पूर्वी बंगाल में वकील थे और सहयोग आंदोलन में जो है वो काफ़ी सक्रिय भी थे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदुओं के संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की स्थापना 20 के दशक के मध्य में 2 महत्वपूर्ण घटनाएं थी। भारत के भविष्य को लेकर इन पार्टियों की सोच जो थी गहरा फ़र्क रहा था। अपने अध्यापकों की सहायता से उनके विचारों के बारे में पता लगाएँ। उसी दौरान जो है क्रांतिकारी राष्ट्रवादी भगत सिंह भी सक्रिय थे। इस दशक के आखिर यहाँ पर देख सकते हैं में आखिर में कांग्रेस कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है पारित किया। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में पारित किए गए इस प्रस्ताव के आधार पर 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस बनाया गया। ये भी पूछा गया है कि उन्हें कब स्वतंत्रता दिवस बनाया गया और किनकी अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की स्थापना की गई, पास किया गया, प्रस्ताव पारित किया गया। तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कब? तो 1929 ईस्वी में। और कब पूरे जो है देश में स्वतंत्रता दिवस बनाया गया? तो 26 जनवरी 1930 को। ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। उससे पहले हम यहाँ ये आप याद रखेंगे, उसके बाद जो है यहाँ पर साइमन कमीशन का जो विरोध हो रहा है, उनके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं, जो कि यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, पूछे गए हैं। 1927 में इंग्लैंड में बैठी ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड साइमन की अगुवाई में जो है एक आयोग भारत भेजा। कब? 1927 में। किसके अगुवाई में? तो लॉर्ड साइमन की अगुवाई में। कब? तो 1927 में। इस राजनीतिक भविष्य का जो है फैसला करना था। इस आयोग में कोई भारतीय प्रतिनिधि जो नहीं था। इसमें जो है कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था, लेकिन भारत के राजनीतिक जो भविष्य का फैसला है, ये आयोग करता कौन? तो साइमन आयोग, ये साइमन कमीशन। इस आयोग की वजह से भारत में भारी असंतोष पैदा हुआ।
सभी राजनीतिक संगठनों ने भी जो है आयोग का बहिष्कार करने का फैसला किया और जब कमीशन के सदस्य भारत पहुँचे तो प्रदर्शनों के बीच उनका स्वागत किया गया। भारत पहुँचे तो प्रदर्शनों के साथ उनका स्वागत किया गया। प्रदर्शनकारियों का नारा था साइमन वापस जाओ। ये भी आपको याद रखना है, क्या नारा था? द साइमन गो बैक या साइमन वापस जाओ। यहाँ पर आप भगत सिंह के ये कथन जो है इन्होंने क्या कहा था? तो बहरे कानों को सुनाने के लिए धमाके की ज़रूरत होती है, इंकलाब ज़िंदाबाद। बहरे कानों को सुनाने के लिए धमाके की ज़रूरत होती है, इंकलाब ज़िंदाबाद। ये भगत सिंह की तस्वीर है। इन्होंने कहा था। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव और उनके जैसे अन्य क्रांतिकारी राष्ट्रवादी औपनिवेशिक शासन तथा अमीर शोषक वर्गों में लड़ने के लिए मजदूरों और किसानों की क्रांति चाहते थे। इस काम को पूरा करने के लिए उन्होंने 1928 में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान एसोसिएशन रिपब्लिक एसोसिएशन मतलब HSRA की स्थापना की। ये याद रखेंगे कब? 1928 में। कहाँ? तो दिल्ली में फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना इन्होंने की। 1928 में 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु ने लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करने वाले सैंडर्स नामक पुलिस अधिकारी की हत्या कर दी। कब इन्होंने सैंडर्स की हत्या की? तो 17 दिसंबर 1928 को। किस लिए? तो लाला लाजपत राय पर जो है उन्होंने लाठीचार्ज किया था, जिसके कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है और इसके जो है के कारण जो है सैंडर्स को मार दिया। कौन? तो किन्होंने? तो राजगुरु, भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद ने। इसी लाठीचार्ज के कारण जो है लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। अपने सभी राष्ट्रवादी बीके दत्त के साथ भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका। कब? तो 1929 में। 8 अप्रैल 1929 में जो है केंद्रीय विधान परिषद में बीके दत्त और भगत सिंह ने क्या किया? तो बम फेंक दिया। क्रांतिकारियों ने अपने पर्चे में कहा था, उन्होंने क्या कहा था ये भी आपको याद रखना है। उन्होंने कहा था कि उनका मकसद किसी की जान जो है लेना नहीं बल्कि बाहरी कानों को सुनाना है। उन्होंने क्या कहा? तो हमारी जो मकसद है किसी की जान लेने की नहीं है बल्कि बहरे कान सुने, इसके लिए उन्होंने ये बम फेंका था। बाहरों कानों को सुनाना है तथा विदेशी सरकारों को उसके द्वारा किए जा रहे भयानक शोषण से अवगत कराना है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। कब? तो 23 मार्च 1931 को। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, किसको? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। 23 मार्च 1931 याद रखेंगे। 23 मार्च 1931 को इन तीनों को जो है फांसी दे दी गई थी। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को। उस समय भगत सिंह की उम्र जो है मात्र जो है 23 साल थी। कितनी आयु थी? तो उस समय भगत सिंह की आयु सिर्फ 23 साल थी। अब है दांडी मार्च। दांडी मार्च आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। पूर्ण स्वराज अपने आप नहीं आने वाला था। उसके लिए जो है इसके लिए लोगों ने लड़ाई में उतरना था और लोगों को लड़ाई में उतरना था। 1930 में गांधी जी ने ऐलान किया कि वह 1930 में गांधी जी ने क्या किया? तो ऐलान किया कि वह ये भी पूछा जाता है नमक दांडी यात्रा कब होती है? तो 1930 में 31, 32, 33 ऐसे करके ऑप्शन देता है। तो 1930 आपको याद रखना है। 1930 में गांधी जी ने क्या किया? तो यह ऐलान किया कि वह नमक कानून तोड़ने के लिए यात्रा निकालेंगे। और उन्होंने क्या किया? तो नमक कानून को तोड़ने के लिए उन्होंने क्या कहा? हम यात्रा निकालेंगे। कब? तो 1930 में। उस समय नमक के उत्पादन और बिक्री पर जो है सरकार का एकाधिकार होता था। महात्मा गांधी और अन्य राष्ट्रवादियों का कहना था कि नमक पर टैक्स वसूलना पाप है क्योंकि यह हमारे भोजन का एक बुनियादी हिस्सा होता है। नमक सत्याग्रह ने स्वतंत्रता की व्यापक चाह को एक खास शिकायत सभी से जोड़ दिया था और इस तरह अमीरों और गरीबों के बीच जो है मतभेद पैदा नहीं होने दिया।
गांधी जी और उनके अनुयायी साबरमती से 240 किलोमीटर दूर जो है स्थित डांडी तट पैदल चलकर गए और वहां उन्होंने तट पर बिखरा नमक इकट्ठा करते हुए नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन किया। कब? तो 1930 में। ये जो आप देख सकते हैं 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी के द्वारा जो है नमक इकट्ठा करके यहाँ पर नमक कानून का अवहेलना कर रहे हैं। 6 अप्रैल 1930, ये भी आपको याद रखना है कब? तो 6 अप्रैल 1930 को। ये 25 दिन जो है पैदल चले थे। ये भी यहाँ पर आपको नहीं दिया गया, आगे इनके बारे में आपको पढ़ना है, जो कि ये 25 दिन की यात्रा पर थे। आगे है 12, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्वतंत्रता संघर्ष में महिलाएं, कर्नाटक की अम्माबाई। राष्ट्रीय आंदोलन में अलग-अलग पृष्ठभूमि वाली बहुत सारी महिलाएं हिस्सा लिया। युवा और वृद्ध, अकेली और विवाहित, ग्रामीण और शहरी, रूढ़िवादी और उदारवादी, सभी तरह के माहौल से आने वाली महिलाएं जो है आंदोलन में शामिल हुई। स्वतंत्रता संघर्ष, महिला आंदोलन और स्वयं उनके लिए भी यह हिस्सेदारी बहुत महत्वपूर्ण थी। अंग्रेज अफसरों और भारतीय राष्ट्रवादियों दोनों को लगता था कि महिलाओं की सहभागिता ने राष्ट्रीय संघर्ष को जबरदस्त ताकत दी है। स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सेदारी के कारण महिलाएं घरों से बाहर आने लगी थी। इससे इनसे उन्हें विभिन्न व्यवसायों व शासन में जगह दिलाई और पुरुषों के साथ समानता का मार्ग प्रशस्त किया। आगे हम पढ़ेंगे। महिलाओं के लिए सहभागिता का क्या अर्थ था? इसकी सबसे अच्छी अभिव्यक्ति खुद उन्हीं के शब्दों में देखी जा सकती है। कर्नाटक की अम्माबाई का विवाह 12 वर्ष की उम्र में कर दिया गया था। 16 वर्ष की उम्र में वह विधवा हो गई थी। इन्होंने उडुपी में विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों की घेराबंदी की। कहाँ? तो उडुपी में। उन्हें गिरफ्तार किया गया और सजा दी गई। रिहा होने पर उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। जब भी वह जेल से बाहर होती, सभाओं में भाषण देती और बुनाई कताई सिखाती और प्रभात फेरियों का आयोजन करती। अम्माबाई इन्हें अपने जीवन के सबसे सुखद क्षण मानती थी, क्योंकि ऐसे क्षणों में उन्हें एक नया मकसद और प्रतिबद्धता दिखाई देती थी। आंदोलन में हिस्सेदारी के अपने अधिकार को मनवाने के लिए महिलाओं को काफ़ी जहदोजहद जो है करनी पड़ी थी। उन्होंने उदाहरण के लिए देखेंगे तो उदाहरण के लिए नमक सत्याग्रह के दौरान शुरुआत में खुद महात्मा गांधी भी महिलाओं की हिस्सेदारी के समर्थन में नहीं थे। आखिरकार सरोजिनी नायडू ने उन्हें इस बात के लिए तैयार किया कि वे महिलाओं को भी आंदोलन में शामिल होने दें। किन्होंने किया? तो सरोजिनी नायडू ने। यहाँ पर देख सकते हैं कि सरोजिनी नायडू और गांधी जी की तस्वीर यहाँ पर आप देख सकते हैं 1931 में है। यह पेरिस की तस्वीर है 1931 का। आगे पढ़ेंगे। उन्होंने क्या किया? तो उन्होंने पानी उबालकर भी नमक बनाया। इस आंदोलन में किसानों, आदिवासियों और महिलाओं ने भी बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। नमक के मुद्दे पर एक व्यावसायिक संघ ने पर्चा प्रकाशित किया। सरकार ने शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों के निर्मम दमन के जरिए आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया। हजारों आंदोलनकारियों को जेल में डाल दिया गया। भारतीय जनता के साझा संघर्षों के चलते आखिरकार 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया। सरकार ने ऐलान किया कि 1937 में प्रांतीय विधायिकाओं के लिए चुनाव कराए जाएंगे। कब? तो 1937 में। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता के लिए प्रावधान किया गया और सरकार ने ऐलान 1937 में क्या किया जाएगा? तो प्रांतीय विधायिकाओं के लिए चुनाव किया जाएगा। इन्होंने सरकार ने ऐलान कर दिया। इन चुनावों के परिणाम आने पर 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। कितने में? 7 प्रांतों में 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनती है।
प्रांतीय स्तर पर 2 साल के कांग्रेसी शासन के बाद सितंबर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध जो है छिड़ गया। कब? तो 1739 ईस्वी में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ जाता है। याद रखेंगे, जो दूसरा विश्व युद्ध कब शुरू होता है? तो 1739 ईस्वी में। हिटलर के प्रति आलोचनात्मक रवैये के कारण कांग्रेस के नेता जो है ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों में मदद करने को तैयार थे। इसके बदले वे चाहते थे कि युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए। अंग्रेजों ने यह बात नहीं मानी। कांग्रेस सरकारों ने जो है विरोध में इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस के जो वहाँ की सरकार थी उन्होंने क्या किया? तो इस्तीफा दे दिया। ये चित्र में आप देख सकते हैं 1920 के दशक में शुरुआत से ही राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय सरोजिनी नायडू दांडी यात्रा के मुख्य नेताओं में से एक थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर पहुंचने वाली जो ये पहली महिला थी। ये क्या थी? भारतीय पहली महिला राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष बनने वाली ये पहली भारतीय महिला कब? तो 1925 में। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसको याद रखेंगे। पहली भारतीय महिला जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष पद संभाला, वो थी सरोजिनी नायडू। कब? तो 1925 में। अब स्रोत 5 को हम पढ़ेंगे तो प्रांतीय, यहाँ पर देख सकते हैं प्रांतीय स्वतंत्रता क्या होती है? संघ के भीतर रहने वाले प्रांतों को तुलनात्मक रूप से स्वतंत्र निर्णय की क्षमता देना को ही कहते हैं प्रांतीय स्वतंत्रता। यहाँ पर देख सकते हैं वीर लखन नायक को फांसी दे दी गई। 30 के दशक में नवरंगपुर कांग्रेस ओडिशा के अध्यक्ष बाजी मोहम्मद लिखते हैं, 25 अगस्त 1942 को 19 लोग नवरंगपुर स्थित पपरंदी में हुई पुलिस फायरिंग के मौके पर ही मारे गए थे। बहुत सारे लोग बाद में घावों के कारण मर गए। 300 से ज़्यादा घायल हुए। 1000 से ज़्यादा लोग कोरापुट जिले की जेल में डाल दिया गया। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। कई को गोली मार दी गई और फांसी पर लटका दिया गया। वीर लखन नायक अंग्रेजों की अवहेलना करने वाले एक विख्यात जनजातीय नेता थे। कौन थे? एक विख्यात जनजातीय नेता थे। वीर लखन नायक को फांसी में लटका दिया गया। बाजी हमें बताते हैं कि लखन नायक अपनी फांसी के बारे में चिंतित नहीं थे। उन्हें जो है बल्कि उन्हें केवल इस बात का दुख था कि वे स्वतंत्रता का प्रभात नहीं देख पाएंगे। बाजी मोहम्मद ने राष्ट्रीय संघर्ष में शामिल होने के लिए 20,000 लोगों को लामबंद किया था। उन्होंने कई बार सत्याग्रह किया। उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के खिलाफ हुए विरोध और भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया और कई बार लंबे समय तक जेल में रहे। यह आप याद रखेंगे कब होती है? तो 25 अगस्त 1942 को। यहाँ पर देख सकते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के लिए जो 1942 में प्रदर्शनकारी हर जगह पुलिस से लोहा ले रहे थे। हज़ारों लोग गिरफ्तार हुए और हज़ार से लोग जो है ज़्यादा लोग मारे गए और असंख्य लोग जो है क्या हो गए? घायल हो गए। यहाँ बोस और आईएनए, मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं सुभाष चंद्र बोस की आप तस्वीर देख सकते हैं ये। और समाजवादी यहाँ पर लिखा गया है कि समाजवादी विचार रखने वाले आमूल परिवर्तनवादी राष्ट्रवादी सुभाष चंद्र बोस अहिंसा के गांधीवादी आदर्शों में विश्वास नहीं रखते थे। ये जो है गांधीवादी विश्वासों में उनके गांधीवादी विश्वास नहीं रखते थे। हालांकि राष्ट्रपिता के रूप में गांधी जी का सम्मान करते थे और इन्होंने ही कहा था राष्ट्रपिता का जो पदवी जो है इन्होंने ही दिया था। कौन? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। और जनवरी 1941 में उन्होंने बिना किसी को बताए कलकत्ता छोड़ दिया और जर्मनी के रास्ते होते हुए सिंगापुर पहुंच गए। कहाँ? तो सिंगापुर 1941 में। किस रास्ते? जर्मनी के रास्ते। भारत को अंग्रेजों के नियंत्रण से मुक्त कराने के लिए उन्होंने वहाँ आज़ाद हिंद फौज, ये याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। किसकी स्थापना होती है? तो आज़ाद हिंद फौज की जो है स्थापना वहाँ होती है। सिंगापुर में इंडियन नेशनल आर्मी आईएनए का गठन किया। कौन? तो सुभाष चंद्र बोस ने। 1944 में आज़ाद हिंद फौज ने इम्फाल और कोहिमा की ओर से भारत में प्रवेश करने का प्रयास किया। कब? तो 1944 में। किस रास्ते? तो
इम्फाल और कोहिमा के रास्ते। लेकिन जो ये अभियान जो है यह प्रयास किया परंतु यह अभियान सफल नहीं हो पाया। आईएनए के सदस्यों को जो है कैद कर लिया गया और उन पर मुकदमे चलाए गए। देश भर में तमाम तरह के लोगों ने आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों पर चलाए गए मुकदमों के खिलाफ जो है जो चल रहे संघर्षों में हिस्सा लिया। भारत छोड़ो आंदोलन के इनके बारे में हम अब पढ़ेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर देख लिए जो सुभाष चंद्र बोस ने किनका गठन किया, तो आज़ाद हिंद फ़ौज का गठन किया। इंग्लिश में आपसे भी पूछ लेता है, ऐसे भी पूछ लेता है, इंडियन नेशनल आर्मी आईएनए का गठन किया। कब किया? तो 1941 में और 1944 में जो है इन्होंने भारत में प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन इनकी जो सेना थी वो पकड़ा जाती है और उन पर कैद हो जाते हैं और उन पे मुकदमा चलाए जाते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन और उसके बाद उनकी कहानी अब हम पढ़ेंगे। तो ये है महात्मा गांधी ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है आंदोलन का नया एक्शन शुरू किया। उन्होंने अंग्रेज़ों को चेतावनी दी कि वे फ़ौरन भारत छोड़ दें। क्या किया? तो उन्होंने कहा भारत तुरंत छोड़ दो। तुरंत फ़ौरन मतलब फ़ौरन जो है भारत को छोड़ दें। गांधी जी ने भारतीय जनता से आह्वान किया कि वह करो या मरो। ये उन्होंने नारा दिया, करो या मरो। ये भी याद रखें, करो या मरो किनका नारा है? तो महात्मा गांधी का। के सिद्धांत पर चलते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध जो है अहिंसक ढंग से संघर्ष करे। गांधी जी और अन्य नेताओं को फ़ौरन जेल में डाल दिया गया और यहाँ पर जो है फ़ौरन जो है इनको पकड़ कर जेल में डाल दिया जाता है। इसके बावजूद यह आंदोलन जो है चलता है और फैलता गया। किसान और युवा इस आंदोलन में बड़ी संख्या में शामिल हुए। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई-लिखाई छोड़कर आंदोलन में कूद पड़े। देश भर में संचार तथा राज सत्ता के प्रतीकों पर हमले हुए। बहुत सारे इलाकों में लोगों ने अपनी सरकार गठन कर लिया। सबसे पहले अंग्रेज़ों ने बर्बर दमन का रास्ता अपनाया। 1943 के अंत में 1943 के अंत में 1943 के अंत तक 90,000 लोगों से ज़्यादा लोग जो है गिरफ्तार किए गए थे और लगभग 1,000 लोग पुलिस के गोले से जो है मारे गए थे। बहुत सारे इलाकों में हवाई जहाज़ों से भी भीड़ पर गोलियाँ बरसाने के आदेश दिए गए। जो है हवाई जहाज़ से अब जो है भीड़ पर जहाँ भीड़ है वहाँ पर गोली बरसाने के आदेश दिए गए थे। परंतु आखिरकार इस विद्रोह ने ब्रिटिश राज के घुटने टेकने को मजबूर कर दिया, स्वतंत्रता और विभाजन की ओर। अब स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र भी होता है और विभाजन भी होता है, 2 टुकड़ों में भारत बँट जाता है। 1940 में मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। कब? तो 1940 में। 40 को याद रखेंगे क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस प्रस्ताव में विभाजन या पाकिस्तान का ज़िक्र नहीं था और इस प्रस्ताव में पाकिस्तान का ज़िक्र नहीं था, ना ही विभाजन का। मुस्लिम लीग ने उपमहाद्वीपीय के मुसलमानों के लिए स्वायत्त व्यवस्था की माँग क्यों की थी? तो 1930 के दशक में के आखिर के सालों में लीग मुसलमानों और हिंदुओं को अलग-अलग राष्ट्र बनाने लगी थी। इस विचार तक पहुँचने में 20 से 30 दशकों में हिंदुओं और मुसलमानों के कुछ संगठनों के बीच हुए हुए तनावों का भी हाथ रहा होगा। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, इसके कारण भी ये हुआ होगा। आगे है कि 1937 में प्रांतीय चुनाव संभवतः इससे भी बहुत ज़्यादा जो है फ़र्क जो है का बड़ा कारण रहे। इन चुनावों ने मुस्लिम लीग को इस बात का यकीन दिला दिया था कि यहाँ मुसलमान अल्पसंख्यक हैं और किसी भी लोकतांत्रिक संरचना में उन्हें हमेशा गौण भूमिका निभानी पड़ेगी। लीग को यह भी भय था कि संभव है कि मुसलमानों को प्रतिनिधित्व ही नहीं मिल पाए। 1937 में मुस्लिम लीग संयुक्त प्रांत में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती थी, परंतु कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, जिससे फासला और बढ़ गया। आगे है कि 30 के दशक में मुस्लिम जनता को 30 के दशक में मुस्लिम जनता को अपने साथ लामबंद करने में कांग्रेस की विफलता ने भी लोग लीग को अपना सामाजिक जनाधार फैलाने में मदद की। 40 के दशक के शुरुआती सालों में जिस समय कांग्रेस के ज़्यादातर नेता जेल में थे, उस समय लीग
ने अपना जो है अपना प्रभाव फैलाने के लिए तेज़ी से प्रयास किए। 1945 में विश्व युद्ध खत्म होने के बाद अंग्रेज़ों ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस और लीग से बातचीत शुरू कर दी। यह वार्ता असफल रही कब? तो 1945 में। क्योंकि लीग का कहना था कि उसे भारतीय मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधित्व माना जाए। जो है इसके कारण इसलिए जो है बातचीत नहीं हो पाई। कांग्रेस इस दावे को मंज़ूर नहीं कर सकती थी क्योंकि वह बहुत सारे मुसलमान अभी भी उसके साथ थे। आगे देखिए यहाँ पर आपको उससे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे ये हम अ, उसके बाद हम उससे पहले यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं इनके बारे में जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो आप चित्र के माध्यम से यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर आपको देख सकते हैं मौलाना आज़ाद और कांग्रेस कार्यकारी समिति के अन्य सदस्य सेवाग्राम 1942 का ये तस्वीर है। मौलाना आज़ाद का जन्म मक्का में हुआ था, कहाँ पे? तो मक्का में। उनके पिताजी बंगाली और माँ अरब मूल की थी। कहाँ की थी? अरब मूल की जो थी उनकी माँ थी और बंगाली उनके पिता थे। बहुत सारी भाषाओं के जानकार आज़ाद इस्लाम विद्वान और बहादुर वहादते-दीन यानी सभी धर्मों की बुनियादी एकता के हिमायती थे। गांधीवादी आंदोलनों में हमेशा सक्रिय रहने वाले और हिंदू-मुस्लिम एकता के पक्के हिमायती थे। उन्होंने जिन्ना के 2 राष्ट्र 2 राष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया। कौन? तो मौलाना आज़ाद ने। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ये तस्वीर गांधी जिन्ना वार्ता से पहले गांधी जी के साथ बात करते चक्रवर्ती राजा राजगोपालाचारी कब? तो 1944 में। वयोवृद्ध राष्ट्रवादी और दक्षिण में नमक सत्याग्रह के नेता। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि दक्षिण में नमक सत्याग्रह के नेता कौन थे? तो राजगोपालाचारी। 1946 में बनी अंतरिम सरकार के सदस्य थे और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल रहे और उन्हें लोग राजा जी के नाम से भी जानते हैं। ये स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ये कौन है? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ये तस्वीर आप देख सकते हैं आगे यहाँ पर देख सकते हैं अटल बिहारी ये जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, जो कि पटेल 1945 से 47 के दौरान आज़ादी के लिए चली वार्ताओं में एक अहम जो है भूमिका अदा की। पटेल ना नादियार गुजरात के एक गरीब किसान व्यवसायी परिवार के थे। कहाँ? तो नादियार गुजरात में। 1918 के बाद स्वतंत्रता आंदोलन की अगली कतार में रहने वाले पटेल 1931 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। ये भी पूछा जाता है जो पटेल जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल कब कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो 1931 में। यहाँ पर तस्वीर देख सकते हैं महात्मा गांधी के साथ मोहम्मद अली जिन्ना सितंबर 1944। 1920 तक हिंदू-मुस्लिम एकता के समर्थक रहे जिन्ना ने लखनऊ समझौता करवाने में एक अहम भूमिका अदा की थी। 1934 के बाद उन्होंने मुस्लिम लीग को पुनर्जीवित किया और अंत में पाकिस्तान की स्थापना के लिए सबसे मुख्य वक्ताओं की कतार में जा पहुँचे। कौन? तो जिन्ना। आगे पढ़ेंगे ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये में जो आपको दे कौन-कौन मिल रहे हैं तो जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी। ये कब की हैं? तो 1946 की ये तस्वीरें हैं, चित्र हैं जो जो कि बम्बई अधिवेशन से पहले महात्मा गांधी से बात कर रहे हैं। कौन? तो नेहरू। गांधी जी के शिष्य कांग्रेस, समाजवादी और अंतर्राष्ट्रीयतावादी विचार रखने वाले नेहरू राष्ट्रीय आंदोलन तथा स्वतंत्र भारत की आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था के मुख्य शिल्पियों में से एक थे ये। अब है सामान्य निर्वाचन क्षेत्र। सामान्य निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है? तो ऐसे निर्वाचन क्षेत्र जहाँ किसी धार्मिक तथा अन्य संप्रदाय के लिए कोई आरक्षण नहीं था, उसको क्या बोलते हैं? सामान्य निर्वाचन क्षेत्र। एक तस्वीर आपको यहाँ भी दिखने को मिल रहा है और उसके बाद हम इनके बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि यहाँ पर एक तस्वीर आप देख सकते हैं जिसमें आपको खान अब्दुल गफ्फार खान की और जो है ये कहाँ के थे? तो ये उत्तर-पश्चिम सीमांत प्रांत के प्रमुख पश्तून नेताओं में से एक थे। ये कौन नेता थे? तो पश्तून नेता उत्तर-पश्चिम प्रांत के थे। कौन? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। इस चित्र में अपने सहयोगियों के साथ बिहार में एक शांति जो
यात्रा में हिस्सा ले रहे हैं 1947 में। इसमें जो आप देख सकते हैं, गफ्फार खान को बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। गफ्फार खान को क्या, तो बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। वह वह जो है वह खुदाई खिदमतगार संगठन के संस्थापक थे। ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, किसके संस्थापक थे, तो खुदाई खिदमतगार संगठन के संस्थापक थे। और यह उनके प्रांत के पठानों में लोकप्रिय शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन था। यह जो है अहिंसक आंदोलन था। मतलब उनके प्रांत के पठानों में लोकप्रिय जो है शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन था। बादशाह खान भारत विभाजन के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने 1947 में इस फैसले पर मंजूरी देने के लिए कांग्रेस के अपने साथियों का जो है भर्त्सना भी की थी, उन्होंने आलोचना भी की थी। आगे है यहाँ पर उसके बाद हम पढ़ेंगे, उनके बाद क्या होता है, कांग्रेस जो है यह फासला उनके साथ होने लगती है 1937 के बाद। उसके बाद क्या होता है कि 30 दशक में मुस्लिम जनता को अपने साथ लामबंद करने में कांग्रेस की विफलता ने भी जो है सामाजिक जनाधार में जो है मैदान उसको फैलाने में शुरू करता है। और यहाँ तक हम पढ़ चुके थे, जो कि क्या होता है 40 के दशक के शुरुआती सालों में जिस समय कांग्रेस के ज़्यादातर नेता जेल में थे, उस समय लीग ने अपना प्रभाव जो है फैलाने में तेज़ी से प्रयास किया। ये हम पढ़ चुके थे। लेकिन एक बार आप इसको फिर से समझ सकते हैं कि 1945 में विश्व युद्ध खत्म होने के बाद अंग्रेज़ों ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस और लीग से बातचीत कर दी। यह वार्ता असफल रही थी और इसका कहना यह था कि मुसलमान की क्या है, भारतीय मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि होना चाहे माना जाए। कांग्रेस जो है इसको मानने से क्या कर देता है, मंजूर नहीं होता है। इसके कारण जो होता है बहुत सारे मुसलमान जो है उनके साथ क्यों थे, अभी क्यों मानने से क्यों नहीं मंजूर किया, तो क्योंकि अभी भी जो है बहुत सारे मुसलमान नेता थे उनके साथ थे। इसीलिए है जो है वो उन्होंने मंजूर नहीं किया। 1946 में दोबारा प्रांतीय चुनाव हुआ, कब, तो 1946 में। सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस का प्रदर्शन तो अच्छा रहा, परंतु मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर लीग को बेजोड़ सफलता मिली। लीग पाकिस्तान की जो है मांग पर चलती रही। मार्च 1946 में ब्रिटिश सरकार ने इस मांग का अध्ययन करने और स्वतंत्र भारत के लिए एक सही राजनीतिक बंदोबस्त सुझाने के लिए 3 सदस्यीय परिसंघ भारत भेजा। ये भी रखेंगे याद, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आते हैं बार-बार। इस परिसंघ ने सुझाव दिया कि भारत अविभाजित रहे और उसे मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को कुछ स्वायत्तता देते हुए एक ढीले-ढाले महासंघ के रूप में संगठित किया जाए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है इस प्रस्ताव के कुछ खास प्रावधानों से सहमत नहीं थे। अब जो है अब क्या हुआ, और श अब अब देश का विभाजन जो है अब देखिए देश का विभाजन क्या हो गया, तो देश का विभाजन जो है असंभव हो गया था। अब जो है देश का विभाजन होके रहेगा, ये अब जो संभव हो गया था। अब आगे उसके बाद क्या होता है, तो आगे कैबिनेट मिशन की इस विफलता के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग जो है मानने के लिए जन आंदोलन शुरू करने का फैसला किया। उसने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, ये भी याद रखेंगे कब, तो 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस किसके द्वारा, तो मुस्लिम लीग के द्वारा हुई। और इसी दिन कलकत्ता में दंगे भड़क उठे जो कई दिन तक चलते रहे। इस दंगों में हजारों लोग मारे गए। मार्च 1947 तक उत्तर भारत के विभिन्न भागों में जो है हिंसा फैल गई। ये देख सकते हैं हिंसाग्रस्त पंजाब से आए शरणार्थी आश्रय और भोजन की तलाश में दिल्ली में इकट्ठा रहे थे। कई लाख लोग जो है मारे गए, असंख्य महिलाओं को विभाजन की इस हिंसा में अथकनीय अत्याचारों का सामना करना पड़ा। करोड़ों लोगों का जो है घर बेघर हो गए, अपने घर-बार छोड़कर भागना पड़ा। अपने मूल स्थानों से बिछड़कर ये लोग रातों-रात अजनबी ज़मीन पर शरणार्थी बनकर रह गए। विभाजन का नतीजा
यह भी हुआ कि भारत की शक्ल सूरत बदल गई और उसके शहर का माहौल बदल गया और एक नए देश पाकिस्तान का जन्म हुआ। इस तरह पाक ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता का यह आनंद विभाजन की पीड़ा और हिंसा के साथ हमारे सामने आया। ये चैप्टर जो है अब खत्म होते हैं, समाप्त होते हैं। अफ्रीका में राष्ट्रवाद और घाना का उदाहरण यहाँ पर आप पढ़ लेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 19वीं सदी के आखिर और 20वीं सदी की शुरुआती जो है में शुरुआती में बहुत सारी अफ्रीकी और एशियाई देशों में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। इनमें से बहुत सारे देशों में राष्ट्रवाद का उदय स्वतंत्रता के लिए उपनिवेशवाद विरोधी संघर्षों में विरोधी संघर्षों के तहत हुआ था। अफ्रीका में औपनिवेशिक शासन तानाशाही जैसा था। विदेशी शासकों के प्रतिनिधि के रूप में केवल मुखियाओं को ही शासन चलाने की छूट दी जाती थी या फिर अफ्रीकी यों के बारे में केवल गोरे प्रतिनिधियों वाली सभाएं कानूनें बनाती थी। कम से कम दूसरे विश्व युद्ध के बाद तक अफ्रीकियों के पास निर्णय लेने के लिए जो है लेने या प्रतिनिधियों की ताकत नहीं थी। स्थानीय भूस्वामियों या किसानों से जमीन का जबरन अधिग्रहण, करों में वृद्धि और खराब कार्य परिस्थितियों की वजह से बहुत सारे अफ्रीकी आंदोलन हुए। आगे है कि 1957 में घाना स्वतंत्रता पाने वाला उप-सहारा अफ्रीका का पहला देश बना। ये याद रखेंगे, कब? 1957 में उप-सहारा अफ्रीका का पहला देश बनता है। इससे पहले उसे गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता था। इसको उससे पहले क्या नाम दिया गया था? तो गोल्ड कोस्ट के नाम से ये जाना जाता था। यहाँ स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व क्वामे नक्रूमा की कन्वेंशन पीपुल्स पार्टी कर रही थी। घाना की जनता ने स्वतंत्रता के लिए हड़ताल, बहिष्कार और जन आंदोलन का रास्ता अपनाया था। 1951 में कन्वेंशन पीपुल्स पार्टी को चुनावों में जबरदस्त सफलता मिली थी। इस पार्टी ने उस प्रणाली का विरोध किया जिसमें ब्रिटिश शासकों ने मुखियाओं को विधान सभाओं में अपने प्रतिनिधियों को भेजने का अधिकार दिया था। इस पार्टी ने अंग्रेजों पर दबाव डाला कि वे ऐसी विधानसभाएं बनाएं जिसमें कोई मनोनीत या विशेष सदस्य ना हो। 1954 में इस मांग को मान लिया गया और जो है 1956 में नई विधान परिषद के लिए चुनाव हुआ। कन्वेंशन पीपुल्स पार्टी ने इस चुनाव में सफलता पाई और इस तरह घाना के नाम से एक नव स्वाधीन राष्ट्र के जो है निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। इस प्रकार ये चैप्टर आपका समाप्त होता है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है। इसको बार-बार आप पढ़ेंगे, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि ये जो है चैप्टर आपको आज़ादी तक की कहानी को बताता है। शुरू से आप इसको रिपीट करेंगे ताकि आप इससे जो जो भी क्वेश्चन बनते हैं उसे आप बना सकें। तो चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपको कैसा लगा बताएँगे। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।